तो स्टूडेंट्स, दिस इज योर चैप्टर नंबर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स, क्लास 9th। द नेम ऑफ योर चैप्टर इज पीपल एज रिसोर्स। मीन्स जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, वो भी रिसोर्स होते हैं। हमारे पास में नेचुरल रिसोर्स भी होते हैं, उसके साथ साथ में मैन मेड रिसोर्स भी होते हैं, लेकिन जो पीपल हैं, लोग हैं स्टूडेंट्स, वो भी रिसोर्स होते हैं। The chapter People as Resource is an effort to explain population as an asset for the economy rather than a liability। देखिए, जो ये चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स, इस चैप्टर का मेन एफर्ट क्या है? किस चीज को एक्सप्लेन करना इस चैप्टर का मेन एफर्ट है, मेन प्रयास है। इस चैप्टर का मेन प्रयास स्टूडेंट्स है कि जो कंट्री की पॉपुलेशन है, उसको कंट्री की इकोनॉमी के लिए असेट माना जाए। मीन्स कंट्री की पॉपुलेशन को कंट्री की इकोनॉमी के लिए एक संपत्ति माना जाए, पूंजी माना जाए। उसको कंट्री के लिए, कंट्री की इकोनॉमी के लिए बोझ ना माना जाए। मीन्स हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसको है ना देश की एक प्रॉपर्टी, असेट या संपत्ति माना जाए। उसको देश के ऊपर लायबिलिटी मीन बोझ ना माना जाए। पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। स्टूडेंट्स, कंट्री की पॉपुलेशन कैपिटल कब बन जाती है कंट्री के लिए? मींस कंट्री के लिए एक पूंजी कब बन जाती है कंट्री की पॉपुलेशन? जब हम कंट्री की पॉपुलेशन में या कंट्री के ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर के थ्रू। मींस एक ह्यूमन है, वो देश के लिए कैपिटल कब बनेगा? देश के लिए एक संपत्ति, पूंजी कैसे बनेगा? जब उसको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी और अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी। आदमी को अच्छी एजुकेशन मिल गई तो उसका मेंटल डेवलपमेंट हो जाएगा, मानसिक विकास हो जाएगा। अच्छी उसको ट्रेनिंग मिल गई तो वो अपने काम को अच्छी तरीके से कर पाएगा। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले, किसी भी ह्यूमन बीइंग से कोई भी काम करवाने से पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है। कोई आदमी ड्राइवर बनता है रोडवेज में तो उसको भी ट्रेनिंग दी जाती है। कोई टीचर बनता है तो उसको भी है ना आपके जेबीटी या बीएड का कोर्स करने के लिए बोला जाता है। ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स होते हैं। कोई आदमी डॉक्टर बनता है तो उसकी भी आपकी ट्रेनिंग होती है। क्योंकि ट्रेनिंग हमें क्या करती है? हमारे अंदर परफेक्शन लेके आती है और हमें ट्रेनिंग दे करके ही किसी फील्ड में उतारा जाता है जिस फील्ड में हमें काम करना होता है। स्टूडेंट्स, मेडिकल केयर अगर ह्यूमन बीइंग को अच्छा मिल जाए तो उसका हेल्थ अच्छा रहेगा और वो कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर पाएगा। तो आदमी को अच्छी पढ़ाई मिल जाए, अच्छा उसको मेडिकल केयर मिल जाए, अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए, तो ह्यूमन एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स साबित हो सकता है कंट्री के लिए और वो कंट्री के लिए कैपिटल का काम करेगा, पूंजी का काम करेगा। In fact, human capital is the stock of skill and productive knowledge embodied in them। देखिए, ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक है। किसका? ह्यूमन कैपिटल के अंदर जो स्किल और नॉलेज है ना, उनके अंदर पाई जाती है, तो उन्हीं का स्टॉक है ह्यूमन। तो ह्यूमन कैपिटल कैसे बनती है? आदमी के अंदर जो स्किल है, काम करने की जो कुशलता है, और उनके अंदर जो प्रोडक्टिव नॉलेज है ह्यूमन के अंदर, वही चीज है ना किसी ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाती है। अगर आदमी के अंदर कोई स्किल नहीं है, किसी चीज का प्रोडक्शन करने की उसके अंदर नॉलेज नहीं है, तो वो ह्यूमन कभी भी कंट्री के लिए कैपिटल नहीं बन पाएगा। क्योंकि ह्यूमन के अंदर स्किल और नॉलेज का स्टॉक होता है और वो तभी कंट्री के लिए कैपिटल बन पाता है। पीपल एज रिसोर्स इज ए वे ऑफ रेफरिंग टू ए कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज। देखिए, पीपल एज रिसोर्स, तो ये कंसेप्ट है भाई। हम पीपल एज रिसोर्स का क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? हम पीपल एज रिसोर्स की मींस पीपल एज रिसोर्स हम किस चीज को रेफर करेंगे? कंट्री की जो वर्किंग पॉपुलेशन है ना, काम करने वाली
जो आपके कंट्री की पॉपुलेशन है। काम करने वाली पॉपुलेशन का एज ग्रुप क्या होता है? 15 से 59। ओके, 15 से 59 इसको क्या माना जाता है? आपके कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन। आपने चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन में पढ़ा था। तो पीपल एज रिसोर्स is a way of referring to a country's working population in terms of their existing productive skills and abilities। तो पीपल एज रिसोर्स हम किसको कहेंगे? कंट्री की जो वर्किंग पॉपुलेशन है और उसमें जो एग्जिस्टिंग मीन मौजूद प्रोडक्टिव स्किल और एबिलिटी है, उसी को हम बोलेंगे पीपल एज रिसोर्स। मीन्स कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन में जो मौजूद स्किल और एबिलिटी है, जो योग्यता है, उसी को हम बोलेंगे पीपल एज रिसोर्स। यदि लोगों के अंदर अच्छी स्किल है, अच्छी एबिलिटी है प्रोडक्शन करने की, तो वो कंट्री के लिए रिसोर्स साबित होंगे, अन्यथा नहीं। अन्यथा वो कंट्री के लिए क्या बन जाएंगे? लाइबिलिटी बन जाएंगे, कंट्री के लिए एक बोझ बन जाएंगे। लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम दिस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट एम्फेसिस इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए, यदि कंट्री के पॉपुलेशन को हम प्रोडक्टिव एस्पेक्ट की तरफ देखें, प्रोडक्टिव एस्पेक्ट के नजरिए से हम कंट्री की पॉपुलेशन को देखें, मीन्स भी कंट्री की पॉपुलेशन के अंदर प्रोडक्शन करने का एक आपके क्या है? एबिलिटी है, प्रोडक्शन करने की एक एबिलिटी है। तो ये किस चीज पे जोर देती है? मीन्स कंट्री की पॉपुलेशन के प्रोडक्टिव एस्पेक्ट। कंट्री की पॉपुलेशन का प्रोडक्टिव एस्पेक्ट कंट्री की पॉपुलेशन के अंदर जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को क्रिएट करने की एबिलिटी है ना, उसकी तरफ जोर देती है। भाई, कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसका प्रोडक्टिव एस्पेक्ट क्या है? उसका प्रोडक्टिव एस्पेक्ट ये है कि कंट्री की पॉपुलेशन में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो कंट्री की ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, कंट्री का ग्रोस नेशनल जो प्रोडक्ट है, उसके क्रिएशन में कंट्रीब्यूशन दे सके। तो कंट्री की पॉपुलेशन के प्रोडक्टिव होने का मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि कंट्री की पॉपुलेशन के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि कंट्री की पॉपुलेशन कंट्री की ग्रोस नेशनल इनकम या ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के क्रिएशन में कंट्रीब्यूशन कर सके। तो इसका मीनिंग ये हो गया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि मतलब ग्रोस होता सारा और नेशनल प्रोडक्ट हो गया। मीन्स आपके कंट्री में हमारे 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। तो तीनों सेक्टर में आपको पता है गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। तो तीनों सेक्टर के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है कंट्री में, उन तीनों सेक्टर्स के गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन को जब हम जोड़ते हैं ना, तो उनके जोड़ने से हमारे कंट्री में बनती है जीएनपी। जीएनपी मीन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तीनों सेक्टर्स में हमने देखा था जीडीपी के लेसन में कि जीडीपी कैसे बनती है। जीडीपी बनती है तीनों सेक्टर्स के अंदर जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती है ना, और उन फाइनल गुड्स और सर्विस की जो वैल्यू होती है, उसी वैल्यू को क्या बोलते हैं? जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसको ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट भी बोल देंगे। बस जीडीपी में वैल्यू कर देंगे और इसके अंदर क्या बोल देंगे हम? इसके अंदर बोल देंगे कि चीजों का प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो जीडीपी में तो सभी की वैल्यू मापी जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ प्रोडक्शन देखेंगे जीएनपी में। इसमें हम क्या देखेंगे? प्रोडक्शन। और जीडीपी में हम देखेंगे सारी चीजों की, गुड्स और सर्विस की वैल्यू, जो कि तीनों सेक्टर्स में प्रोड्यूस होते हैं। तो जीएनपी क्या होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। कंट्री के तीनों सेक्टर्स में जितना प्रोडक्शन होता है, उस टोटल प्रोडक्शन को जोड़ करके क्या बनता है? जीएनपी मींस ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो कंट्री के पॉपुलेशन के प्रोडक्टिव एस्पेक्ट को, मींस देश की जो पॉपुलेशन है उसके प्रोडक्टिव पहलू को कब मापा जाएगा? कंट्री की पॉपुलेशन का प्रोडक्टिव एस्पेक्ट क्या हो गया? भाई, उनके अंदर है ना प्रोडक्शन करने की काबिलियत कितनी है, और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को क्रिएट करने, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की क्रिएशन में वो कितना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उनके अंदर कितनी एबिलिटी है। तो ये हो गया। उसके बाद में लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन इज ऑल्सो ए रिसोर्स।
दूसरे रिसोर्सेज की तरह पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है, और कंट्री की पॉपुलेशन को स्टूडेंट्स हम ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे। दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन we look only at the negative side, considering only the problems of providing the population with foods, education and access to health facilities। देखिए, कंट्री की पॉपुलेशन को हम रिसोर्स कब मानते हैं? कंट्री की पॉपुलेशन को यदि हम रिसोर्स मानते हैं तो स्टूडेंट्स वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है अगर रिसोर्स मानेंगे। अगर कंट्री की पॉपुलेशन को हम रिसोर्स नहीं मानेंगे, संसाधन नहीं मानेंगे, तो वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। और कंट्री की पॉपुलेशन को एक रिसोर्स मानना ये एक पॉजिटिव साइड है। मीन्स यदि हम कंट्री के लोगों को संसाधन मानेंगे, कंट्री पे बोझ नहीं मानेंगे, तो हम कंट्री के लोगों के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं। ये एक पॉजिटिव साइड है लार्ज पॉपुलेशन के लिए। और इसको है ना, कंट्री की पॉपुलेशन को कई बार हम रिसोर्स नहीं मानते, और कंट्री की पॉपुलेशन को कई बार हम जब बड़ी पॉपुलेशन को, लार्ज पॉपुलेशन को हम ओवरलुक्ड कर देते हैं, दरकिनार कर देते हैं, और हम कंट्री की पॉपुलेशन को बोझ मानने लग जाते हैं, और ज्यादा पॉपुलेशन को हम पॉजिटिव पहलू से ना देख करके नेगेटिव साइड से देखने लग जाते हैं। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ज्यादा पॉपुलेशन रिसोर्स नहीं हो सकती, वो कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती, ये कंट्री पे बोझ होगी। और हम ये सोचते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन कंट्री के लिए रिसोर्स नहीं हो सकती, असेट नहीं हो सकती, एक संपत्ति नहीं हो सकती। और हम ये सोचने लग जाते हैं कि जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड देना पड़ेगा, एजुकेशन देनी पड़ेगी, हेल्थ फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम है ना कई बार बड़ी पॉपुलेशन को रिसोर्स ना मान करके लायबिलिटी मानने लग जाते हैं। मीन्स संसाधन ना मान करके कंट्री के ऊपर बोझ मानने लग जाते हैं, और हम उस पॉपुलेशन के पॉजिटिव पहलू को नहीं देखते। हम ये नहीं सोचते कि ये पॉपुलेशन हमारी कंट्री में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकती है। हम सिर्फ नेगेटिव चीजों के बारे में सोचने लग जाते हैं, और ये सोचने लग जाते हैं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन कंट्री के लिए क्या होगी, एक लायबिलिटी होगी, बोझ होगी, और प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी। इतनी बड़ी पॉपुलेशन कंट्री में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगी, और कंट्री में इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी देना काफी मुश्किल होगा। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation that adds to the productive power of the country, just like physical capital formation। लेकिन जब हमारा जो मौजूद ह्यूमन रिसोर्स है, देखिए हमारी जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो हमारा क्या है, एग्जिस्टिंग मीन मौजूद ह्यूमन रिसोर्स है। यदि हम इस कंट्री के मौजूद ह्यूमन रिसोर्स को, कंट्री की पॉपुलेशन को अच्छी तरीके से डेवलप करें, क्या दे करके, उनको अच्छी एजुकेशन और हेल्थ दे करके, तो वो चीज क्या हो जाएगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन हमारी कंट्री के जो हैं वो एक हमारे लिए कैपिटल है, लेकिन हमें उनकी फॉर्मेशन करनी है, उनकी संरचना करनी है, उनका अच्छी तरीके से क्रिएशन करना है। और अच्छी तरीके से हम उनको कैसे डेवलप कर सकते हैं, यदि हम उनको एजुकेशन देंगे, हेल्थ देंगे। अभी दो चीजें हुई हैं 2-3 दिन पहले, बहुत ही बड़ी हमारे देश के अंदर बड़े चेंजेज हुए हैं दो। एक तो राफेल आपके जो फाइटर प्लेन है वो कंट्री के अंदर आए हैं, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारा एचआरडी मिनिस्ट्री थी पहले, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का लेसन हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है करंट का। अब जो एचआरडी मिनिस्ट्री थी,
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट की। तो एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बिल्कुल सिंपल कर दिया है। अब एचआरडी मिनिस्ट्री को, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को स्टूडेंट्स हम एजुकेशन मिनिस्ट्री बोलेंगे। और बहुत से चेंजेस हुए हैं। मैं आपके पास में बच्चों, आज मेरे को याद दिलाएंगे आप, एक 15 या 20 मिनट्स की मैं वीडियो भेजूंगा आपके पास में, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको आप जरूर एक बार सुने। एक सुधीर चौधरी हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपके जो न्यूज जी न्यूज चैनल है, उन्होंने डीएनए डीएनए होता है डेली न्यूज एनालिसिस एनालिसिस, तो उसमें उन्होंने उसका एक अच्छा ट्यूटोरियल बना रखा है, तो आप उसको जरूर देखें। आज मैं आपके पास में भेजूंगा और मेरे को रिमाइंड करवाएं। एक राफेल लड़ाकू विमान आए हैं उसी दिन, तो ये ध्यान रखें। तो ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, और ह्यूमन रिसोर्स के लिए 34 ईयर के बाद, 34 सालों के बाद नई एजुकेशन पॉलिसी हमारी कंट्री में लागू होगी, और उसको जरूर जानें आप, क्योंकि आपके लिए है, वो आपके फ्यूचर के लिए है और एजुकेशन के ऊपर डिपेंड है। और ह्यूमन रिसोर्स का लेसन हम पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन रिसोर्स के लिए एक नई पॉलिसी आई है, हमारी कंट्री की सरकार ने बनाई है, तो वो आप जरूर देखें जो मैं भेजूंगा आपके पास में। और ह्यूमन कैपिटल का अगर फॉर्मेशन हो जाता है, ह्यूमन कैपिटल अच्छा बन जाता है उनको अच्छी एजुकेशन और हेल्थ देने के बाद, इससे क्या हो जाएगा? जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके अंदर प्रोडक्टिव पावर पैदा हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन को दो ही चीजें चाहिए, एक एजुकेशन चाहिए, एक हेल्थ चाहिए। अगर उसका हेल्थ अच्छा होगा तो वो कंट्री के डेवलपमेंट में योगदान देगा, क्योंकि उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा, शारीरिक विकास हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर की जो बात आती है, एक एजुकेशन। अगर आदमी को पढ़ाई अच्छी मिल जाए, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी मिल जाए, तो उसका ह्यूमन रिसोर्स मतलब आपके वो जो आदमी है वो अच्छी तरीके से डेवलपमेंट कर पाएगा। जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका या आपके जापान है, वहां पे ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल के लिए वहां पे एजुकेशन और हेल्थ को फ्री किया गया है ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन के लिए। और देख सकते हैं उसका क्या रिजल्ट है। जापान में हेल्थ की बहुत जबरदस्त फैसिलिटीज हैं, और जापान की जो आपके एवरेज एज है हर आदमी की, वो 90 ईयर है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। हमारी कंट्री में भी है ये, हॉस्पिटल्स में इलाज फ्री हैं, इसके साथ साथ एजुकेशन भी फ्री दे रखी है सरकारी स्कूलों में, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं उठा रहा। तो एजुकेशन और हेल्थ अगर अच्छा मिल जाता है तो फिर ह्यूमन रिसोर्स की प्रोडक्टिव पावर बढ़ जाती है, और वो ऐसे ही होता है जैसे फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन में होता है। मींस जो फिजिकल कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल हम क्या बोलेंगे? आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एक फिजिकल कैपिटल भी आई थी, आपको पता हो तो। फिजिकल कैपिटल में जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं कोई, उसमें हम पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा लगाएंगे, रॉ मटेरियल पे पैसा लगाएंगे। रॉ मटेरियल के साथ साथ में हम इलेक्ट्रिसिटी पे, जमीन खरीदने पे पैसा लगाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं हम? ताकि हमारे को प्रोडक्शन अच्छा मिल सके और बेनिफिट अच्छा मिल सके। तो उसी तरीके से ह्यूमन में भी इन्वेस्टमेंट की जाती है एजुकेशन और हेल्थ के थ्रू। क्यों की जाती है? ताकि जो ह्यूमन है वो अच्छा प्रोडक्शन कर सके, कंट्री के डेवलपमेंट में अच्छा योगदान दे सके। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर यील्ड्स ए रिटर्न जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। देखिए, जैसे हम फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंडस्ट्री में हम बहुत सा सामान लेके आते हैं, और बहुत सी चीज़ों पे हम कैपिटल लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं। तो वो हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो हम पैसा लगाते हैं वो क्या हो गई? वो फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हो गई। वो किस लिए करते हैं हम? वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे को फ्यूचर में अच्छा बेनिफिट मिल सके। स्टूडेंट्स, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है? ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कैसे होती है? वो होती है एजुकेशन के थ्रू। अच्छी ट्रेनिंग दो ह्यूमन को, और अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज दो। उसकी हमें क्या मिलेगा उसके एवज में?
यील्ड क्या होता है? यील्ड होता है उपज। जैसे हम अच्छी पैदावार लेने के लिए एग्रीकल्चर में बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सीड्स, तो बहुत चीजों का हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारे को अच्छी पैदावार मिलती है, यील्ड्स मिलती है। लेकिन यील्ड्स का मीनिंग यहाँ पे ये हो गया कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की उसके बदले में हमारे को क्या बेनिफिट मिला, उसी को बोलेंगे हम यील्ड्स। और एग्रीकल्चर की लैंग्वेज में बोलें तो हम, यदि हम एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ें तो यील्ड्स का मतलब होता है उपज या पैदावार। हमें एक अच्छी पैदावार मिलेगी यदि हम अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे एग्रीकल्चर में। तो उसी तरीके से ह्यूमन कैपिटल में यदि हम अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छा हेल्थ देंगे, अच्छी ट्रेनिंग देंगे, मेडिकल फैसिलिटी देंगे, तो ह्यूमन कैपिटल भी हमें फ्यूचर के अंदर अच्छी यील्ड्स देगा, अच्छा बेनिफिट देगा फ्यूचर में, जिस तरीके से हमें फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने से बेनिफिट मिलता है। This can be seen directly in the form of higher incomes and because of higher productivity or of more educated and or better trained persons as well as the higher productivity of healthier people। देखिए हम देख सकते हैं कि जो अच्छे एजुकेटेड लोग होते हैं, अच्छे ट्रेंड लोग होते हैं, उसके साथ साथ हेल्दी लोग होते हैं ना, वो ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं और वो ज्यादा इनकम गेन करते हैं। आप देखेंगे कि एक आदमी जो मान लीजिए एरोप्लेन चलाता है, पायलट है, उसकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन एक जो मान लीजिए अनट्रेंड पर्सन है, जिसकी एजुकेशन अच्छी नहीं है, तो है ना उसको ज्यादा इनकम नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, आप हेल्दी हैं। देखिए आप आर्मी के अंदर कोई आदमी जाता है, इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज a dramatic example of how the input of greater knowledge in the form of improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resources। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन एक अच्छा एग्जाम्पल है। किस चीज का? ड्रामेटिक एग्जाम्पल है, बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है कि हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज। देखिए यदि हम इनपुट करेंगे, इनपुट किस लिए करते हैं हम? आउटपुट लेने के लिए। ग्रेटर नॉलेज, यदि हम ग्रेटर नॉलेज का इनपुट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, कि जो आपके इंप्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज हैं, प्रोडक्शन करने की जो आपके बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक हैं, यदि उन टेक्निक्स के अंदर हम अच्छी नॉलेज का इनपुट करेंगे तो उससे है ना स्कार्स लैंड रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी को भी रैपिडली, तेजी से इंक्रीज किया जा सकता है। बहुत बड़ा सेंटेंस है और तोड़ तोड़ के इसको समझाना पड़ता है। ये कहा गया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने क्या किया? हमने अच्छी नॉलेज डाली, इनपुट किया किसमें? जो टेक्नोलॉजी थी, मीन्स टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए हमने इनपुट किया। मीन्स देश की गवर्नमेंट ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान HYV सीड्स का प्रोडक्शन करने के लिए एग्रीकल्चर इंजीनियर्स को तैयार किया, उनको नॉलेज दी, अच्छी नॉलेज दी, और उन्होंने है ना आपके हमारी कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी के प्रोडक्शन में इंप्रूव किया। और उसका बेनिफिट क्या हुआ हमारे को? जो हमारे स्कार्स, दुर्लभ जमीन थी ना हमारी, जिन पे प्रोडक्शन नहीं होता था, वहां पे भी हमने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दी। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज सेटअप की गई, HYV सीड्स कंट्री में बनाए जाने लगे, इंसेक्टिसाइड्स बनाए जाने लगे, पेस्टिसाइड्स बनाए जाने लगे। वो बनाए किसने? वो बनाए ह्यूमन रिसोर्स ने। अगर आदमी नहीं होता, आदमी की नॉलेज नहीं होती, तो ना ही तो टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट होता और ना ही जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ती। क्योंकि देश की गवर्नमेंट ने अच्छे नॉलेजेबल पर्सन को तैयार करने के लिए इनपुट किया, मीन्स एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी प्रिपेयर की, उन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अच्छे नॉलेजेबल, ग्रेटर नॉलेज वाले एग्रीकल्चर इंजीनियर निकले। उन एग्रीकल्चर इंजीनियर ने आपके है ना प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया, और उस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने का बेनिफिट क्या हुआ? हमारी जो आपके बेकार की जमीन थी,
उससे भी हम आपके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में कामयाब हुए, उससे भी प्रोडक्शन लेने में कामयाब हुए। जिन जमीनों पे कुछ नहीं होता था, वहां भी आउटपुट मिला हमें। आज भी आप देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा फसल होती है हमारी कंट्री में, आगे 4-5 साल का स्टॉक अनाज का देश की सरकार के पास में है। तो ये किस लिए हुआ? HYV सीड्स। पहले इतना प्रोडक्शन नहीं होता था। एक किले के अंदर, 1 एकड़ जमीन में बहुत ही कम प्रोडक्शन होता था, लेकिन आज बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर रिसर्च हुए, और रिसर्च किसने किया? ह्यूमन ने किया। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर यदि हम अच्छा इनपुट डालेंगे तो हमारे को आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। India's IT revolution is a striking instance of how the importance of human capital has come to acquire a higher position than that of material, plant and machinery. India's IT revolution, इंडिया के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी रिवोल्यूशन आई। आज बहुत से आईटी कॉलेजेस हैं हमारी कंट्री के अंदर, और वहां से बहुत अच्छे अच्छे आईआईटी निकलते हैं। तो इंडिया के अंदर आईटी रिवोल्यूशन भी आई, और ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्राइकिंग महत्वपूर्ण एग्जांपल है किस चीज का? कि हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल, की ह्यूमन कैपिटल की क्या इंपॉर्टेंस है, ह्यूमन कैपिटल का कितना महत्व है। हैज कम टू एक्वायर ए हायर पोजीशन देन दैट ऑफ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी। कि मशीनरी, प्लांट और आप कहना मटेरियल की कंपेयर में सबसे बड़ी पोजीशन किसको एक्वायर है, प्राप्त है? वह ह्यूमन को। क्योंकि मटेरियल, प्लांट और मशीनरी इनकॉपरेट कौन करता है, चलाता कौन है, या आपके इनका यूज कौन करता है? वो ह्यूमन ही करता है। तो ह्यूमन जो आपके रिसोर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, और देख सकते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने का क्या बेनिफिट होता है। प्लानिंग कमीशन, बहुत बार ये नाम आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी 17th प्लानिंग कमीशन चल रहा है, सॉरी 13th प्लानिंग कमीशन, 13th प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था। हर 5 ईयर के लिए प्लान बनाए जाते थे प्लानिंग कमीशन के तहत। जो बच्चे आगे एनडीए करेंगे तो वहां पे 5 ईयर प्लान्स का टॉपिक आएगा, तो वो प्लानिंग कमीशन के तहत ही बनाए जाते थे प्लान, आपके 5 ईयर प्लान। और नीति आयोग बना दिया है प्लानिंग कमीशन को। आप इंटरनेट पे देखें, मैं पहले भी पिछली साल आपको बता चुका हूँ, आज खुद देखें आप कि व्हाट इज नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन का नाम 2015 में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने नीति आयोग कर दिया। आप फुल फॉर्म देखेंगे नीति आयोग की, मैं इसको पहले बता चुका हूँ, आप खुद भी एक बार सर्च करके देखें, इससे आपको बेनिफिट होगा। तो देखिए अभी हम करते हैं इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई एग्जाम्पल तो नहीं बचा हुआ? नहीं, कुछ नहीं है। तो not only do the more educated and the healthier people gain through higher incomes, society also gains in the indirect ways, because the advantages of a more educated or a healthier population spreads to those also who themselves are not directly educated or given health care। तो ये भी सेंटेंस काफी बड़ा है औरों की तरह। देखिए यदि हमारी कंट्री के अंदर ज्यादा एजुकेटेड और हेल्थियर पीपल होंगे, इससे कंट्री को ही इनकम नहीं मिलेगी, बल्कि सोसाइटी भी बेनिफिट होगी, इससे सोसाइटी को भी बेनिफिट मिलेगा। तो अच्छी इनकम तो मिलेगी अच्छे एजुकेटेड और हायर पीपल को, उससे कंट्री की जो नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज होगी। इसके साथ साथ इनडायरेक्ट वे से सोसाइटी को भी इस चीज का बेनिफिट होगा, क्योंकि एजुकेटेड और हेल्दी लोगों का बेनिफिट उन लोगों को भी मिलेगा जो एजुकेटेड नहीं है और जिनके पास में हेल्थ केयर नहीं है। डेफिनेटली मिलता है, क्योंकि एक आदमी जो पढ़ा लिखा होता है उससे दूसरे लोग भी इंस्पिरेशन लेते हैं। इसके साथ साथ में डॉक्टर्स बनेंगे तो वो किसको बेनिफिट पहुंचाएंगे? सोसाइटी को ही बेनिफिट देंगे। तो सारी कंट्री को बेनिफिट होता है इससे, अच्छे हेल्दी और एजुकेटेड लोगों से। इनफैक्ट वास्तव में ह्यूमन कैपिटल इज इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड एंड फिजिकल कैपिटल। तो लैंड से और फिजिकल कैपिटल से
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और सुपीरियर रिसोर्स है। कौन? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। आपको पता है ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स लैंड और कैपिटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लैंड और कैपिटल को रिसोर्स कौन बनाता है? वो ह्यूमन रिसोर्स ही बनाता है। क्योंकि लैंड और कैपिटल का जब ह्यूमन यूज करता है तो तभी वो रिसोर्स बनते हैं। आपने पॉपुलेशन के लेसन में पढ़ा था कि जैसे पेट्रोलियम है या कोल है, वो जमीन में मिलियन ऑफ ईयर से, लाखों सालों से पड़ा हुआ था, लेकिन जब तक उसका ह्यूमन ने यूज नहीं किया तो वो रिसोर्स नहीं बना। तो जब तक ह्यूमन ने लैंड का और कैपिटल का यूज करना स्टार्ट नहीं किया या नहीं करेगा तो तब तक वो रिसोर्स नहीं बनेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स सबसे बड़ा रिसोर्स है। और हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो कि अब एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई है, उसने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पेश की है वो ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए ही की है। बहुत सी अच्छी चीजें हैं इसमें, आप देखें। फॉर मैनी डेकेड्स इन इंडिया, इंडिया में कई डेकेड्स से, कई दशकों से, ए लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन कंसिडर्ड लायबिलिटी रादर देन एसेट। काफी लंबे साल का मतलब काफी लंबे टाइम से और काफी डेकेड से, कई दशकों से, डेकेड क्या होता है? पीरियड ऑफ 10 ईयर। तो काफी दशकों से हमारी कंट्री में लोग एक लार्ज पॉपुलेशन को कंसीडर करते थे, मानते थे, कंट्री के लिए लाइबिलिटी मानते थे, बोझ मानते थे, असेट नहीं मानते थे। भाई असेट होती है, एक संपत्ति होती है देश की, एक जो लोग होते हैं देश के, लेकिन कहते थे कि बड़ी पॉपुलेशन देश के ऊपर बोझ है, लाइबिलिटी है, वो देश की संपत्ति, पूंजी या कैपिटल नहीं है। बट ए लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट बी ए लाइबिलिटी, लेकिन हमेशा एक लार्ज पॉपुलेशन को लाइबिलिटी नहीं समझना चाहिए, और हर बार एक बड़ी पॉपुलेशन लाइबिलिटी नहीं होती, कंट्री के लिए बोझ नहीं होती। इट कैन बी टर्न्ड इनटू ए प्रोडक्टिव एसेट, एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्टिव या प्रोडक्शन करने वाली संपत्ति में, पूंजी में बदली जा सकती है पॉपुलेशन। किस तरीके से? यदि ह्यूमन में इन्वेस्टमेंट की जाए, एजुकेशन के ऊपर स्पेंड किया जाए, और हेल्थ उनको अच्छा दिया जाए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाए, एग्रीकल्चर की भी उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करने की उनको ट्रेनिंग दी जाए, और यूजफुल साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी उनको प्रेरित किया जाए। तो हर चीज में यदि ह्यूमन को मौका दिया जाए, उनको आगे बढ़ाने की सरकार की यदि पहल हो, उनको अच्छी एजुकेशन, हेल्थ दिया जाए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाए, एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग दी जाए उनको, तो वो किसान नहीं बनेंगे, वो एग्रीकल्चर इंजीनियर बनेंगे, और जमीन से भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। अमेरिका के अंदर मैंने पिछले साल भी आपको बताया था कि हमारे यहाँ का जो किसान है वो सिर्फ एक फार्मर, एक किसान है साधारण, लेकिन अमेरिका का जो किसान है वो एक एग्रीकल्चर इंजीनियर है। वो प्रोफेशनल खेती करता है। वो अपने खेत में इसी तरीके से जाता है 8 या 9 घंटे, जैसे कि एक आदमी जॉब पे जाता है, कंपनी या फैक्ट्री में काम करने के लिए जाता है। और खेती करने के लिए वो स्पेशल पढ़ाई करता है, रिसर्च करता है। उसको पता होता है कि मेरी सोइल में कौन सी कमी है, किस वेदर में मेरे को कौन सी फसल बोनी है। लेकिन हमारे वाले किसान के पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, एजुकेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश की सरकार ने ये प्रयास नहीं किए। किसानों के लिए ट्रेनिंग लगती है, हिसार में भी होती है उनकी ट्रेनिंग, सोनीपत में भी होती है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है 7, 8, 10 दिन का, लेकिन बहुत से किसान उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हमारी कंट्री के। और किसान चैनल भी बनाया है देश की सरकार ने कि किसान उसको देखें, नॉलेज लें, और फिर हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं। लेकिन हमारा ह्यूमन रिसोर्स अभी तक इतना अवेयर नहीं है, इतना जागरूक नहीं है कि वो इन चीज़ों को समझ सके। और जिन देशों के ह्यूमन रिसोर्स इतने जागरूक हैं तो वो इस चीज़ से बेनिफिट भी ले रहे हैं। द टू फ्लोइंग केसेज इलस्ट्रेट हाउ पीपल कैन ट्राई टू बिकम ए मोर प्रोडक्टिव रिसोर्स। तो टू एग्जांपल्स या टू केस दिए गए हैं नीचे, वहां पे दिखाया गया है कि वो इलस्ट्रेट करते हैं, टू एग्जांपल दिखाते हैं कि किस तरीके से कंट्री की जो पॉपुलेशन है ना वो एक बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव रिसोर्स बन सकता है कंट्री के लिए। सबसे पहले हम शकल की स्टोरी पढ़ेंगे, ये पिछले साल भी हमने पढ़ी थी, लेकिन हर बार कोई ना कोई चीज सीखने को मिलती है। जितनी बार आप पढ़ेंगे बुक में से, परफेक्शन की कोई लिमिट नहीं होती। द स्टोरी ऑफ शकल।
देयर वर टू फ्रेंड्स विलास एंड सकल लिविंग इन द सेम विलेज शेमापुर। देखिए एक विलेज था आपके शेमापुर, वहां पे दो फ्रेंड्स रहते थे उसी गांव में। एक का नाम था विलास और दूसरे का नाम था सकल। सकल वॉज 12 ईयर ओल्ड बॉय। तो सकल की बात करते हैं सबसे पहले। सकल की एज 12 साल है। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर का मीनिंग होता है देखभाल करना। तो ये क्योंकि फ्रेज होती हैं ये चीजें, कई बार जब एक प्रीपोजिशन के साथ में वर्ब जुड़ जाती है ना, तो वो बन जाता है फ्रेज। क्योंकि लुक्ड है ना, वो एक आपके वर्ब है और आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन। तो ये लुक्ड आफ्टर का मीनिंग क्या हो गया, देखभाल करना। तो कई बार हमें लाइन समझ में नहीं आती, तो आप इंग्लिश की ग्रामर पे भी अच्छा फोकस किया करो। शकल की जो मदर है शीला, वो डोमेस्टिक चोर्स को देखती है, मीन्स आपके घरेलू कामों को देखती है। शकल का फादर है बूटा चौधरी, वो वर्क इन एग्रीकल्चरल फील्ड, वो खेत में काम करता है। तो शकल का फादर एक फार्मर है और उसकी माँ एक गृहिणी है, मीन्स घर पे काम करती है। शकल हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक चोर्स। शकल की जो माँ, शकल अपनी माँ की हेल्प करता है अपने उसके डोमेस्टिक वर्क्स के अंदर। मीन्स आपके शकल अपनी माँ की हेल्प करता है उसके घरेलू कामों में। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू। तो शकल है ना, वही वर्ड फिर आ गया, लुक्ड आफ्टर मीन देखभाल करना। तो शकल अपने जो यंगर ब्रदर और सिस्टर हैं, छोटे भाई बहन हैं जीतू और सीतू, उनकी भी देखभाल करता है। हिज अंकल श्याम हैज पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। शकल का जो अंकल है श्याम, उसने भी 10th की एजुकेशन पास की। मैट्रिक क्या होता है, 10th पास करना। तो 10वीं पास है वो। लेकिन वो भी इडल बैठा है। इडल मीन्स आपके खाली बैठा है, निठल्ला बैठा है, क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास हैड नो जॉब। बूटा और शीला ईगर हैं, उत्सुक होता है ईगर का मीनिंग। तो बूटा और शीला ये शकल के माता पिता हैं। वो शकल को पढ़ाने के उत्सुक हैं, मतलब उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, वो अपने बेटे को पढ़ाना चाहते हैं। दे फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन विलेज स्कूल। और वो उन शकल को फोर्स करते हैं, मजबूर करते हैं, उस पर थोड़ा प्रेशर बनाते हैं कि आप विलेज का स्कूल ज्वाइन करें। और वो शीघ्र ही सून ज्वाइन कर लेता है स्कूल को। ही स्टार्टेड स्टडिंग, वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है। और अपनी हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन भी वो पास कर देता है, मीन्स आपके 12वीं क्लास भी अपनी वो पास कर देता है, 10+2 हायर सेकेंडरी। हिज फादर परसुएडेड, परसुएडेड का मतलब होता है राजी करना, एग्री कर लेना। उसका फादर उसको राजी कर लेता है टू कंटिन्यू हिज स्टडी, क्यों आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, आप हायर सेकेंडरी के अपने एग्जामिनेशन दे करके अपनी पढ़ाई मत छोड़ो। ही रेज्ड ए लोन फॉर सकल स्टडी ए वोकेशनल कोर्स इन द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का वोकेशनल कोर्स करवाने के लिए शकल का फादर एक लोन रेज्ड करता है, मीन्स आपके एक लोन लेता है। जो बैंक से आपने पढ़ा था क्रेडिट या लोन का लेसन, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज। आप पूरी डेप्थ में स्टडी किया करो हर चीज की, गहराई से एक चीज को, मतलब रिसर्चेबल मैनर में आप स्टडी किया करो। भाई इस चीज के पीछे रीजन क्या है, उसको खोजने का प्रयास करो। इग्नोर ना करो कि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया। जब तक एक लाइन भी आपको समझ में ना आए तो तब तक आप मत छोड़ा करो। तो जैसे रिसर्च करता है ना एक बंदा, हर चीज को टटोलने का प्रयास करता, तो आप हर चीज को ऐसे करें रिसर्चेबल मैनर। तो शकल का फादर उसके लिए उसको वोकेशनल कोर्स क्या होता है, जो आपके जॉब के लिए कोर्स किए जाते हैं ना। जैसे हमारे कंट्री में पहले कुछ तो आपके पढ़ाई करते थे बच्चे, लेकिन कुछ बच्चे आईटीआई वगैरह में एडमिशन ले लेते थे, ताकि है ना छोटी सी उम्र में ही बच्चों को आपके जॉब के लिए तैयार किया जाए। मान लीजिए बच्चा वो मतलब कंप्यूटर सीख लेता है या कोई हाथ का काम सीख लेता है, वो उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और उससे है ना वो क्या होगा, जॉबलेस भी नहीं रहेगा। तो इसी वजह से गवर्नमेंट का ये प्लान होता है, वोकेशनल कोर्स, आईटीआई, उसके साथ साथ में ये क्या नाम है, पॉलिटेक्निकल करवाए जाते थे, उसके साथ साथ में फिर आगे बीटेक होती थी। तो ये सारे आपके प्रोफेशन कर लें आप, अगर आपके पास में कोई जॉब नहीं है तो कम से कम आप अपना काम तो जानते हैं। तो शकल काफ़ी मेरिटोरियस है। मेरिटोरियस क्या होता है, गुणी, जिसके अंदर काफ़ी क्वालिटीज होती हैं। तो शकल आपके वो अपनी स्टडी को आगे मतलब जारी रखने में इंटरेस्टेड है। विद ग्रेट वेग्योर, बहुत ही अच्छे साहस के साथ में और एंथुजियम, जोश के साथ में वो अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेता है, कंप्यूटर के कोर्स को।
और देखिए कंप्यूटर का कोर्स करते ही उसको आफ्टर सम टाइम ही गोट ए जॉब इन ए प्राइवेट फर्म। उसको एक प्राइवेट फर्म क्या होता है? कंपनी। तो कंपनी में जॉब मिल जाती है। ही इवन डिजाइंड ए न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, और इतना इंटेलिजेंट वो हो जाता है और अपने काम में वो इतना ट्रेंड हो जाता है कि वो अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना देता है। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम इंक्रीज द सेल ऑफ फर्म। और उसका सॉफ्टवेयर है ना उसकी कंपनी के लिए, उसकी फर्म के लिए इतना हेल्पफुल होता है कि उसकी कंपनी की सेल बढ़ जाती है, बिक्री बढ़ जाती है। और उसका जो बॉस होता है वो उससे काफ़ी एक्नॉलेज्ड होता है, मीन्स आपके काफ़ी ज़्यादा उससे अप्रिशिएट हो जाता है। जैसे किसी के काम से क्या हो जाना, आपके गदगद हो जाना, खुश हो जाना, तो इस तरीके से उसका बॉस है ना उसके इस काम से काफ़ी एक्नॉलेज हो जाता है, पसंद करता है उसके इस काम को और उसको रिवार्ड देता है, उसकी प्रमोशन वो कर देता है। तो इस तरीके से देखिए एजुकेशन घर वालों ने यहाँ पे सिस्टम क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स में एजुकेशन करने का क्या बेनिफिट, एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स में आप कहना इन्वेस्टमेंट करने का या उसको एजुकेशन देने का क्या बेनिफिट होता है। तो शकल की एजुकेशन जारी रखी उसके घर वालों ने, उसकी पढ़ाई नहीं छुड़वाई और देखिए किस तरीके से फिर उसका फ्यूचर में हमें बेनिफिट हुआ। ये आप इस एग्जाम्पल को ऐसा ना माने, इसमें सीखने को भी बहुत मिला है और इसके साथ साथ इससे आपकी लैंग्वेज भी इम्प्रूव हुई है, कई वर्ड मीनिंग भी आपको देखने को इसमें मिले हैं। तो हर चीज़ करें आप। स्टोरी ऑफ विलास, अभी हम विलास की स्टोरी करते हैं। विलास जी का क्या हाल है देखिए। विलास आपके शकल का एक दोस्त है। विलास वॉज एन 11 ईयर ओल्ड बॉय। 11 ईयर ओल्ड बॉय है विलास, रिजाइडिंग रहता है इन द सेम विलेज एज शकल, जिस गांव में शकल रहता है वहीं पे रहता है। विलास फादर महेश वाज ए फिशरमैन। विलास का जो फादर है महेश, वो एक फिशरमैन है, मीन्स एक आपके मछुआरा है, मछली पकड़ता है। हिज फादर पास्ट अवे व्हेन ही वाज ओनली, था उसका फादर था, यहाँ पे दे रखा है हिज फादर पास्ट मीन्स आपके वॉज आ गया ना, तो उसका फादर क्या था? फिशरमैन था। तो उसका फादर है ना आपके पास्ट अवे, गुजर गया या आपके मर गया। तो जब वो सिर्फ 2 साल का था विलास। हिज मदर गीता, उसकी माँ जो गीता है वो उसके पिताजी वाला ही काम करती है। सोल्ड फिश, वो मछली बेचती है। टू अर्न मनी, मनी गेन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। टू फीड द फैमिली, फैमिली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। शी बोट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर, उसकी जो मदर है वो लैंड ओनर से, जो पोंड का लैंड ओनर है ना, मीन्स आपके तालाब का मालिक है जो मछलियाँ पालता है, तो उस तालाब के मालिक से विलास की माँ मछलियाँ खरीदती है और फिर उसको नियर बाई मंडी, जो मंडी किसको बोलते हैं? मार्केट में बेचती है। देखिए इंग्लिश में, इंग्लिश डिक्शनरी में कुछ वर्ड आए हुए हैं आपके हिंदी के भी, तो अगर हम बोलें कि मंडी बोल दें इंग्लिश में तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज कुछ गलत नहीं है। अगर हिंदी इंग्लिश बोलते टाइम हम अगर कुछ वर्ड हिंदी के जोड़ दें तो वो गलत नहीं होता। जैसे रोटी बोल देते हैं ना हम, ही वाज ईटिंग ए रोटी, वो एक रोटी खा रहा था, तो उसमें गलत नहीं होता कुछ भी, क्योंकि मंडी जब कोई भी वर्ड लाखों करोड़ों लोग बोलने लग जाते हैं ना तो वो जर्नलाइज हो जाता है और फिर उसको डिक्शनरी में जगह दे दी जाती है और वो वर्ड कोई भी आदमी बोलता है दूसरी लैंग्वेज के साथ मिक्स करके, वो गलत नहीं होता। शी कुड अर्न ओनली ₹20 to 30 a डे बाई सेलिंग फिश। तो विलास की जो माँ है वो सिर्फ 20-30 रुपए कमा पाती है मछली बेच करके। विलास बिकम ए पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस, अर्थराइटिस का पेशेंट बन जाता है। अर्थराइटिस बच्चों एक हड्डियों की बीमारी होती है, तो इसका पेशेंट बन जाता है विलास। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम द डॉक्टर, और उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसको डॉक्टर के पास ले जाए। ही कुड नॉट गो टू स्कूल इधर, और वो स्कूल में भी नहीं जा सकता। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, और उसका स्टडी में इंटरेस्ट भी नहीं है विलास का। ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन, तो वो अपनी माँ की कुकिंग में, खाना पकाने में भी हेल्प करता है और अपने यंगर ब्रदर मोहन की भी वो हेल्प करता है, उसको लुक आफ्टर करने में, उसकी देखभाल करने में। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद उसकी जो मदर है वो फैलिल, वो सिक, बीमार हो जाती है। एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर, और उसकी माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। देयर वाज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम, और उनको सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है उसके परिवार में। विलास भी आपके फोर्स्ड हो जाता अपनी मदर की तरह फिश बेचने के लिए, उसी सेम विलेज में, अपने गाँव में। ही लाइक हिज मदर, ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली ए मेगर इनकम, और उसको यही पसंद है कि उसकी जो माँ मेगर इनकम कमाती थी वो भी आपके है ना कम से कम, मेगर होता मिनिमम इनकम कमाए। तो देख सकते हैं कि विलास अभी तक वहीं पे खड़ा है
20-30 रुपए कमा रहा है अपने पेरेंट्स की तरह मछलियाँ बेच करके। और लेकिन जो आपके जो शकल था, उसके घर वालों ने उसके एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाया, तो उसका देखिए क्या बेनिफिट हुआ। तो ह्यूमन रिसोर्स में एक जगह पे एजुकेशन और हेल्थ में वो नहीं किया गया, इन्वेस्ट नहीं किया गया, तो एक जगह पे बेनिफिट हो गया और एक जगह पे किया गया। तो एक जगह पे एजुकेशन में मतलब और हेल्थ में एक जगह पे इन्वेस्टमेंट किया तो उसका बेनिफिट हुआ और एक जगह पे नहीं किया तो उसका बेनिफिट नहीं। In the two case studies, we saw Sakal went to school and Vilas did not go. देखिए, दो केस हमने देखे। एक तो हमने सकल का केस देखा और हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सकल स्कूल में जाता है और विलास स्कूल में नहीं जाता। सकल वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, और इस एग्जाम्पल में जो सकल है वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी है। देयर वॉज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रिक्वेंटली, मीन्स उसको लगातार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। किसको? शकल को। विलास वॉज ए पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस, और जो विलास है वो एक आर्थराइटिस का पेशेंट है। ही लैक्ड द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर, उसके पास में डॉक्टर के पास में जाने के लिए उसके पास संसाधन नहीं है। मीन्स वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता विलास, उसके पास में इतने संसाधन नहीं है। सकल एक्वायर्ड ए डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सकल ने एक डिग्री हासिल की है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की। सकल फाउंड ए जॉब इन ए प्राइवेट फर्म while विलास कंटिन्यूड विद द सेम वर्क एज हिज मदर। सकल ने जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की डिग्री एक्वायर्ड की, मीन्स जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की डिग्री हासिल की, उसकी बदौलत सकल को एक प्राइवेट फर्म में, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल जाती है, जबकि विलास वही काम करता रहता है जो काम उसकी माँ करती थी। ही अर्नड ए मीगर इनकम लाइक हिज मदर टू सपोर्ट ए फैमिली, और विलास की जो इनकम है वो काफी मीगर है। मीगर मीन्स कम इनकम होती है उसको अपनी माँ की तरह, और वही उसकी इनकम उसकी फैमिली को सपोर्ट करती है, या उसकी फैमिली का उसी इनकम से गुजारा चलता है। In the case of Sakal, several years of education added to the quality of labor. देखिए, सकल को जब सेवरल ईयर एजुकेशन मिली, कई सालों तक उसको शिक्षा मिली, तो उससे उसकी क्वालिटी ऑफ लेबर, काम करने की जो क्वालिटी थी वो बढ़ गई, और उसके काम करने की या लेबर करने की क्वालिटी जो ऐड हुई, बढ़ी, उसका उसको क्या बेनिफिट हुआ? दिस इनहांस्ड हिज टोटल प्रोडक्टिविटी, इस वजह से सकल की टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। मीन्स जो भी चीजें वो प्रोड्यूस करता है वो उसको काफी बेनिफिट देती हैं। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, और सकल ने जो टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उससे है ना आपके उसकी इकोनॉमी में भी काफी ग्रोथ आया। मीन्स उसकी आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी हो गई। दिस इन टर्न पेज एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन सम अदर फॉर्म्स ऑफ हिज चॉइस। तो इससे क्या हुआ कि एक तो सकल की सैलरी बढ़ गई, और इसके साथ साथ है ना वो अपनी जो चॉइस थी वो भी पूरी कर सकता था, इच्छाएं भी पूरी कर सकता। इन द केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ। जो विलास का जो लाइफ का अर्ली पार्ट था, मीन्स उसकी जिंदगी का जो शुरुआती समय था, उस समय विलास को एजुकेशन और हेल्थ इतना नहीं मिला जितना कि सकल को मिला। ही स्पेंड्स हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर, और विलास को ना तो एजुकेशन मिली ना ही उसको हेल्थ मिला अच्छा, मीन्स उसको हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिली, वो आर्थराइटिस का पेशेंट था। तो इसका रीजन क्या हुआ कि उसको मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं हुई विलास पे।
तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि आज भी वो अपनी माँ की तरह फिश मछलियां बेच रहा है। हेंस फोर्थली ही ड्रॉज द सेम सैलरी ऑफ अनस्किल्ड लेबर एज हिज मदर। और आज भी उसको है ना क्या मिलती है? मीन्स अपनी मदर जितनी ही सैलरी मिलती है उसको। और जो एक अनस्किल्ड लेबर को, जिस लेबर के पास कोई स्किल नहीं होती, एक अनस्किल्ड लेबर को जो सैलरी मिलती है वही आज विलास को मिलती है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स वाया एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर। देखिए, यदि हम ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स में पैसा लगाएंगे, जैसे एजुकेशन और मेडिकल केयर के थ्रू, तो उसका फ्यूचर में हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। मीन्स फ्यूचर में हमें उसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। जिस तरीके से हम जमीन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एग्रीकल्चर की जो जमीन होती है हमारे पास में, उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका पता है फिर आपको हमें फ्यूचर में आउटपुट मिलता है। हम कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी चीज में कैपिटल लगाते हैं, उसका रिटर्न भी हमें फ्यूचर में मिलता है। वन इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स एक्सपेक्टिंग हाई रिटर्न इन फ्यूचर। एक आदमी शेयर और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करता है, मीन्स शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाता है। क्यों लगाता है? ताकि उसको फ्यूचर में अच्छा बेनिफिट मिल सके। ए चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ कैन यील्ड ए हाई रिटर्न इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग्स एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। उसी तरीके से यदि हम एक बच्चे की एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा। एक तो हायर अर्निंग होगी हमारी, बच्चे की लाइफ भी सिक्योर हो जाएगी और एक कमाई भी अच्छी होगी, अर्निंग भी अच्छी होगी। उसके साथ साथ है ना सोसाइटी का भी उसको बेनिफिट होगा यदि हम एक बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके एजुकेशन और हेल्थ के थ्रू। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैवीली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। देखिए, जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, जो पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चे की एजुकेशन पे काफी हैवीली, मीन्स बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पढ़े लिखे पेरेंट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एजुकेटेड पेरेंट्स की। दिस इज बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्फ। क्योंकि एजुकेटेड पेरेंट्स को ये चीज रियलाइज है, उन्हें इस चीज का पता है कि एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, एजुकेशन का क्या महत्व है। और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, एजुकेशन के महत्व को जानते हुए ही वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसका क्या फायदा है। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। और जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे के प्रॉपर न्यूट्रिशन की तरफ भी ध्यान रखते हैं, मीन्स उनके खाने पीने की तरफ भी वो अच्छा ध्यान रखते हैं और उनकी साफ सफाई का, स्वास्थ्य का भी वो अच्छा ध्यान रखते हैं। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड्स फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। और वो लुक आफ्टर, देखभाल करते हैं, मीन्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने बच्चों की देखभाल करते हैं कि अपने वो समझते हैं कि बच्चों की एजुकेशन की नीड क्या है और स्कूल के अंदर इसके साथ साथ उन्हें गुड हेल्थ भी चाहिए। ए वर्चुअस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस। तो वर्चुअस साइकिल क्या होता है? एक मतलब कि एक अच्छा चक्कर बन जाता है यहाँ पे, जो एक उचित या अच्छा चक्कर बन जाए ना, उसको बोलते हैं वर्चुअस साइकिल। तो एजुकेटेड पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए वर्चुअस साइकिल बनाते हैं। वर्चुअस साइकिल क्या हो गया? जैसे बच्चे यहाँ से स्टार्ट की, बच्चे ने अपनी जर्नी, तो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद पेरेंट्स ने बच्चे पे इन्वेस्टमेंट की, करते रहे, फिर बच्चा आपके एजुकेटेड हो गया और वापस फिर वही पैसा, पेरेंट्स ने यहाँ से स्टार्ट किया था पैसा लगाना और फिर मुड़ करके पेरेंट्स के पास वापस वही पैसा आ गया, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और फ्यूचर में इस चीज का बेनिफिट उनको हुआ। इन कंट्रास्ट, विशियस साइकिल may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking of hygiene keep their children in similarly disadvantaged state। देखिए, जो
अनएजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं ना, डिसएडवांटेज्ड पेरेंट्स, मतलब जिनको पहले एजुकेशन का एडवांटेज नहीं मिला, या जिनको आपके जो अनएजुकेटेड हैं, उन पेरेंट्स को हम डिसएडवांटेज्ड पेरेंट्स बोलेंगे। तो वो है ना, जो डिसएडवांटेज्ड पेरेंट्स है ना, वो विशियस साइकिल बनाते हैं, एक बुरा साइकिल बनाते हैं, क्योंकि वो ना तो खुद एजुकेटेड होते, मीन्स उनके पास में कोई एडवांटेज होता ही नहीं, और वो अपने बच्चों की एजुकेशन की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाते, उनके साफ सफाई स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाते। तो जो एजुकेटेड पेरेंट्स है ना, वो तो बनाते हैं वर्चुअस साइकिल, और जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं, और या मतलब कि डिसएडवांटेज्ड पेरेंट्स हैं, वो बनाते हैं विशियस साइकिल, क्योंकि एजुकेटेड को तो पता होता है कि क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन की, तो वो तो बनाएंगे वर्चुअस साइकिल, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनका लौट के उनके पास ही आ जाएगा। लेकिन जो डिसएडवांटेज्ड पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ की शुरुआत ही नहीं करते, एजुकेशन का, हेल्थ का क्या महत्व, वो इस चीज़ को समझते ही नहीं, और उससे क्या होता है कि विशियस साइकिल बन जाता है। किसके द्वारा? डिसएडवांटेज्ड पेरेंट्स के द्वारा, क्योंकि वो खुद भी किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं लिए होते, और अपने उनके बच्चों को किस चीज़ से बेनिफिट होता, इस चीज़ का महत्व भी वो नहीं समझ पाते, मतलब किस चीज़ का बेनिफिट होगा उनके बच्चों को। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स, और देखिए क्या बेनिफिट होता है ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करने का। एक एग्जांपल इसका है जापान। तो जापान जैसी कंट्री ने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, जापान के पास कोई ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स नहीं है। दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड रिच कंट्री, लेकिन फिर भी जापान क्या एक डेवलप्ड और रिच कंट्री है। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन देयर कंट्री, वो क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज से नेचुरल रिसोर्स इंपोर्ट करते हैं। कौन? जापान जैसे डेवलप्ड देश। हाउ डिड दे बिकम डेवलप और रिच, वो कैसे डेवलप और रिच बने, उनके पास तो नेचुरल रिसोर्स है ही नहीं। कौन? जापान जैसे देश कैसे डेवलप और रिच बने? दे हैव इन्वेस्टेड ऑन ह्यूमन, दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। जापान जैसे देशों ने अपनी कंट्री के लोगों की एजुकेशन और हेल्थ पे पैसा इन्वेस्ट किया है, और उससे कंट्री में अच्छा ह्यूमन रिसोर्स तैयार हो गया। और आप देख सकते हैं जापान आज अपने ह्यूमन रिसोर्स की बदौलत, नेचुरल रिसोर्स न होते हुए भी, काफ़ी अमीर और डेवलप्ड और एडवांस कंट्री है। दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्स लाइक लैंड एंड कैपिटल, और देखिए जापान का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, और मतलब कि आप कितना अच्छा है कि जापान का ह्यूमन रिसोर्स लैंड और कैपिटल का एफिशिएंट मैनर में अच्छे तरीके से यूज करता है। एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी इवॉल्व्ड बाय द पीपल हैव मेड दिस कंट्री डेवलप, और लोगों ने जो एफिशिएंसी अपने अंदर, जो कुशलता अपने अंदर जनरेट की है, जो टेक्नोलॉजी लोगों ने तैयार की है, उसका क्या रिजल्ट है कि आज जापान जैसी कंट्री रिच और डेवलप है। अभी अगला जो हमारा आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वीमेन। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, उसमें ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनते भाई, ह्यूमन रिसोर्स में किन चीज़ों की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, बस यही आया है बार बार, और कोई चीज़ इसमें नहीं बनी अभी तक क्वेश्चन जिससे बन जाए। तो अभी यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके क्वेश्चन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वीमेन, तो देखते हैं मैन और वीमेन के द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी होती हैं। लाइक विलास एंड सकल, सकल और विलास की तरह पीपल हैव बीन एंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज, लोग अलग अलग काम करते हैं। जैसे सकल आपके काम कर रहा था आपके फिश सेलिंग का, मछली बेचने का, अपनी माँ की तरह, और विलास एक प्राइवेट फर्म में काम कर रहा था। तो इसी तरीके से जैसे सकल और विलास काम करते हैं, तो लोग भी अनेक एक्टिविटीज में इंगेज हैं, मतलब लगे हुए हैं। वी शो दैट, हम देखते हैं कि विलास सोल्ड फिश, विलास फिश बेचता हो, शकल आपके जॉब करता है एक फर्म के अंदर, मीन कंपनी में। द वेरियस एक्टिविटीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर, देखिए अलग अलग ह्यूमन बीइंग अलग अलग एक्टिविटी करता है, तो उन सभी एक्टिविटीज को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 आपकी इकोनॉमिक्स की बुक का, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो ये वही बात है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में
लगे हुए हैं सभी ह्यूमन बीइंग। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। देखिए प्राइमरी सेक्टर के सभी के सभी एग्जाम्पल हैं जो हमने अभी पढ़े, तो इनको आप अच्छी तरीके से याद करें कि कौन सा प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल है, इनमें से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद आता है आपके सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। आपने अच्छे तरीके से इन सभी के बारे में पढ़ा है अपने चैप्टर नंबर 2 में। तो जितना भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना उसको सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। इसका दूसरा नाम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये इंक्लूड आपके टर्सरी सेक्टर में। तो ध्यान रखेंगे प्राइमरी सेक्टर के हमने एग्जाम्पल किए, सेकेंडरी सेक्टर को हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, और जो हमने अभी ये सभी पढ़े तो ये आपके टर्सरी सेक्टर के एग्जाम्पल हैं। द एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पता है कि इन तीनों सेक्टर्स में जो एक्टिविटीज होती हैं उनका क्या रिजल्ट होता है, उनका रिजल्ट होता है कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। दीज एक्टिविटीज एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, और इससे क्या होता है कंट्री की नेशनल इनकम भी इंक्रीज होती है। दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और इन एक्टिविटीज को क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, प्राइमरी, सेकेंडरी और जो टर्सरी एक्टिविटीज है ना, इन सभी को क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मीन्स आदमी जब अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने खुद के बेनिफिट के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए जो काम करता है उसी को बोलते हैं आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 2 पार्ट्स हैं, ध्यान रखेंगे। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर में जितने भी लोग लगे हुए हैं ना, जो जो काम करते हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पार्ट्स कितने होते हैं, सेक्टर तो हमने कर लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, लेकिन पार्ट्स कितने होते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के 2 पार्ट्स होते हैं, मार्केट एक्टिविटीज और एक आपके नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व रेम्युनरेशन टू एनी वन हु परफॉर्म्स। देखिए एक्टिविटीज परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट, जो एक्टिविटी मान लीजिए पैसे के लिए की जाती है ना उसको बोलते हैं मार्केट एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के कितने पार्ट हैं, 2, मार्केट और आपके नॉन मार्केट। मार्केट एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, जो एक्टिविटीज रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन क्या होता है, मेहनताना या पारिश्रमिक या परिश्रम का कोई भी फल जब मिलता है ना, हमारे को पैसा मिलता है उसको बोलते हैं रेम्युनरेशन। तो मार्केट एक्टिविटीज के अंदर रेम्युनरेशन इन्वॉल्व होता है, मीन्स हमें हमारा लेबर या हमारी वेजेज मिलती हैं, वेजेज ही लगा लो रेम्युनरेशन को। और जो एक्टिविटी है ना मान लीजिए पे के लिए या प्रॉफिट के लिए, बेनिफिट के लिए की जाती है ना, उनको बोलते हैं आपके मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज के अंदर देखिए क्या एग्जांपल हैं, दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विस का जो प्रोडक्शन होता है उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती है ना वो सारी की सारी मार्केट एक्टिविटी में आती हैं। नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन। नॉन मार्केट एक्टिविटीज सेल्फ कंजप्शन के लिए की जाती है। सेल्फ कंजप्शन होता है खुद के यूज के लिए कुछ प्रोडक्शन किया जाता है ना, जब उसको बोलते हैं आपके नॉन मार्केट एक्टिविटीज। जैसे मैं खेत में फसल उगाता हूँ और वो फसल मैं मार्केट में बेचने के लिए नहीं उगाता, तो मार्केट में बेचने के लिए वो फसल जो मैं नहीं उगाता, सिर्फ अपने और अपनी फैमिली के गुजारे के लिए जो फसल मैं उगाता हूँ, तो वो होगी आपके नॉन मार्केट एक्टिविटीज। उसका सेल्फ कंजप्शन मीन्स उसका कंजप्शन या उसका यूज मैं खुद करता हूँ, उस फसल को मैं मार्केट में बेचने के लिए नहीं बोता। तो पता लग गया आपको ये मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज का। उसके बाद में सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, 1 मिनट शायद कुछ रह गया पीछे। These can be a consumption and processing of primary product and ओवन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स। क्या होता है देखिए नॉन मार्केट एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, जो कंजप्शन और जो प्रोसेसिंग होती है वो प्राइमरी प्रोडक्ट की होती है। मींस प्राइमरी प्रोडक्ट हम क्या करेंगे, पैदा करेंगे और उन्हीं को हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। जैसे जंगल के अंदर कुछ लोग क्या होते हैं वो सिर्फ फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इसीलिए कलेक्ट करते हैं, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को, ताकि उनका काम चल जाए और उनका खुद का गुजारा हो जाए। और ओवन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, और वो खुद के लिए प्रोडक्शन करते हैं, ओवन अकाउंट प्रोडक्शन होता है उनका, और उनके फिक्स्ड एसेट होती है, मीन्स एक निश्चित संपत्ति होती है।
तो यहाँ पे एक्टिविटीज इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आगे करते हैं हम। देखिए, ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स देयर इज ए डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वीमेन इन द फैमिली। तो हमारी कंट्री के अंदर हिस्टोरिकल रीजन है और हमारी कल्चर भी कुछ ऐसी है कि हमारी कंट्री में लेबर का डिवीजन है मैन और वीमेन में। मीन्स महिला और पुरुषों में हमारी कंट्री में क्या है, आपके काम का डिवीजन है। आपने पढ़ा था ना जेंडर डिवीजन में, तो देखिए उसी की बात यहाँ पे आ गई। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज। मीन्स एक जगह का लिया हुआ ज्ञान दूसरी जगह जब काम आए। वीमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक चोर्स। जो घरेलू काम होते हैं ना, वुमेन वो करती हैं मेनली। और जो मैन होते हैं वो कहाँ पे काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं। तो इसको बोलेंगे आपके डिवीजन ऑफ लेबर। शकल्स मदर शीला कुक फूड। देखिए शकल की जो मदर थी ना, वो आपके क्या करती थी, भोजन पकाती थी। यूटेंसिल्स को क्लीन करती थी, मीन्स बर्तनों को धोना। क्लोथ्स को वॉश करना और हाउसेज को क्लीन करना। चिल्ड्रन की लुक आफ्टर करना, मीन्स देखभाल करना। शकल का फादर बूटा सिंह फील्ड को कल्टीवेट करता था, खेत को जोतता था और अपने खेत के जो प्रोड्यूस थे वो मार्केट में बेचता था। इसके साथ साथ वो है ना मनी अर्न करता था अपनी फैमिली के लिए अपनी खेती का काम करके। शीला, देखिए उसको शीला को उसके काम के लिए, उसकी सर्विस के लिए कोई पैसा नहीं मिलता था, नॉट पेड। ठीक है ना। शीला इज नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। फैमिली की अपब्रिंगिंग करती थी तो वो देखभाल करती थी, फैमिली का पालन पोषण करती थी शीला, तो उसके लिए उसको कोई पैसा नहीं मिलता था। बूटा सिंह मनी अर्न करता है विच ही स्पेंड ऑन हिज रीडिंग फैमिली। बूटा सिंह क्या करता है, वो पैसा अर्न करता है क्योंकि वो खेती करता है और उस पैसे को वो स्पेंड करता है अपनी फैमिली की रीडिंग के लिए, अपनी फैमिली के भरण पोषण के लिए, गुजारे के लिए। वीमेन आर नॉट पेड फॉर द सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली। परिवार के अंदर महिलाएं जो सर्विस डिलीवर करती हैं, मीन्स जो महिलाएं जो सेवाएं देती हैं, काम करती हैं, उनके लिए महिलाओं को कोई पैसा नहीं मिलता। द हाउस होल्ड वर्क डन बाई वीमेन इज रिकोगनाइज नेशनल इन नॉट इन रिकोगनाइज नेशनल इनकम। देखिए जो घर पे महिलाएं काम करती हैं ना, तो महिलाओं के उस काम को आपके नेशनल इनकम का हिस्सा नहीं माना जाता। ये बोला जाता है कि महिलाएं जो भी काम करती हैं उससे नेशनल इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। गीता मदर ऑफ विलास। विलास की मदर है गीता, जो कि मछलियां बेचती थी। अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश। वो मतलब कि आपके मछलियां बेच करके इनकम अर्न करती थी, पैसा कमाती थी। women आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट। महिलाओं को है ना उनके वर्क के लिए तब पेड किया जाता है, मीन्स उनके काम के लिए महिलाओं को तब पैसा मिलता है जब वो लेबर मार्केट में चली जाती हैं। अगर विलास की माँ गीता घर पे काम कर रही होती तो उसको कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन जब वो मार्केट के अंदर मछलियाँ बेचने गई तो फिर है ना उनके उसके काम के लिए उसको पेमेंट मिली। अगर वो घर पे काम कर रही होती तो उसको पेमेंट नहीं मिलती। देयर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर male counterpart is determined on the basis of education and skill. Their earning like that of their male counterpart is determined on the basis of their education and skill. काउंटरपार्ट क्या होता है, समकक्ष, सामने वाला। मान लीजिए एक महिला के सामने कोई पुरुष काम कर रहा है, तो महिला की जो इनकम है वो किस चीज़ पे डिटरमाइंड होती है, मेल की कंपेयर में। मतलब महिला की इनकम अपने मेल साथी काउंटरपार्ट की कंपेयर में किस तरीके से डिटरमाइंड होती है महिला की इनकम, वो उसकी एजुकेशन और स्किल के बेस पे डिटरमाइन होती है कि महिला के अंदर अगर अच्छी एजुकेटेड है महिला, अच्छी स्किल है, तो उसको इनकम मिलेगी उसके मेल काउंटर पार्ट की तरह। मीन्स आपके उसके जो मेल काउंटर पार्ट, उसका जो मेल साथी है ना उसकी तरह, अन्यथा नहीं मिलेगी। अगर उसके पास में एजुकेशन या स्किल नहीं होगी तो उसको नहीं मिलेगी। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर हिम। देखिए जब किसी भी आदमी के पास में अच्छी एजुकेशन होती है तो है ना उस आदमी के सामने जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो वो उनका बेटर यूज़ कर पाता है। तो एजुकेशन किसी भी आदमी को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का बेटर यूज़ करने के काबिल बनाती है। एजुकेशन एंड स्किल आर मेजर डिटरमिनेंट्स ऑन द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। मार्केट के अंदर देखिए किसी भी इंडिविजुअल को यदि अर्निंग मीन्स कमाई करनी है तो उसमें बहुत ही मेजर डिटरमिनेंट्स
मुख्य निर्धारक कौन सी चीज़ होती हैं? एजुकेशन और स्किल। यदि किसी आदमी के पास एजुकेशन और स्किल है तो वो मार्केट के अंदर ना अच्छी अर्निंग कर सकता, कमाई कर सकता है। ए मेजोरिटी ऑफ वीमेन हैव मीगर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। देखिए बहुत सी जो आपके महिलाएं हैं, मेजोरिटी ऑफ वुमेन, उनके पास में मीगर होता कम एजुकेशन है और उनके पास में मतलब कि आपके स्किल भी कम है, इसी वजह से उनकी इनकम भी कम है। वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू द मैन। और आपके महिलाओं को पुरुषों की कंपेयर में सैलरी भी कम मिलती है। मोस्ट वीमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। तो यहाँ पे महिलाओं की बात आ गई है। तो मुझे महिलाओं और पुरुषों के बीच में मतलब आपके क्या डिफरेंस है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जब बात आती है? तो एक तो महिलाओं को कम इनकम मिलती है कि महिलाएं जहाँ पे काम करती हैं वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। वेरियस एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज मीगर। देखिए जो लीगल प्रोटेक्शन है, कानूनी सुरक्षा है, वो भी महिलाओं के लिए बहुत ही कम है। मीन्स महिलाएं सुरक्षित नहीं है जहाँ पे वो काम करती हैं। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज करेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम। देखिए एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज करेक्टराइज्ड बाय रेगुलर एंड लो इनकम। महिलाओं का जो काम है वो भी इरेगुलर है, मीन्स कम है, और उनकी इनकम भी लो है। इन दिस सेक्टर देर इज एन absence ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। इस तरीके से जहाँ पे महिलाएं काम करती हैं वहाँ पे है ना मैटरनिटी लीव नहीं मिलती उनको, वहाँ पे उस चीज़ की भी कमी है। जैसे जब महिलाओं को कोई बच्चा वगैरह होता है तो वहाँ पे भी उनको बहुत ही कम लीव मिलती है। चाइल्ड केयर, अपने बच्चों का केयर भी नहीं कर पाती। उसके साथ साथ वहाँ पे उनके पास में इतना सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं है जहाँ पे वो काम करती हैं। सोशल सिक्योरिटी भी उनके पास में नहीं है, समाज में भी उनको सिक्योरिटी नहीं है। हाउएवर वीमेन विद हाई एजुकेशन, लेकिन जिन महिलाओं के पास एजुकेशन ज़्यादा है, स्किल ज़्यादा है, उनको है ना आपके मैन के इक्वल सैलरी मिलती है। अमंग द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात हम करते हैं। ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज के बारे में आपने पढ़ा अच्छी तरीके से। ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट के अंडर में या गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होता है, और अनऑर्गेनाइज क्या होता है? जो गवर्नमेंट के अंडर में ना हो और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ना हो। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या होता है? टीचिंग और मेडिसिन अट्रैक्ट देम मोस्ट। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है ना महिलाएं किस फील्ड में जाती हैं? चाहे तो टीचिंग में जाएंगी, मीन्स आपके शिक्षा के क्षेत्र में टीचर बनेंगी, चाहे आपके डॉक्टर बनेंगी। सम वीमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, आजकल महिलाएं एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाने लग गई हैं और कुछ महिलाएं जॉब भी करने लग गई हैं। इसके साथ साथ दैट नीड हाई लेवल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस। मतलब जिन जॉब्स के अंदर आपके ज़्यादा साइंटिफिक नॉलेज और आपके टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की ज़रूरत होती है ना, उन जॉब्स के अंदर भी महिलाएं काम करने लग गई हैं। आस्क योर सिस्टर और योर क्लासमेट व्हाट शी वुड टू टेक अप एज ए करियर। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि आप अपनी सिस्टर से पूछ सकते हैं या अपनी क्लासमेट से पूछ सकते हैं, कोई लड़की हो तो, कि आप अपनी लाइफ में अपने करियर के लिए क्या करना चाहती हैं।